वेलकम एवरीवन। आज जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं दैट्स आवर लास्ट चैप्टर ऑफ केमिस्ट्री एंड इट्स नेम इज केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। यानी कि इस चैप्टर में सिंपली हम लोग देखने वाले हैं कि हम अपनी डेली लाइफ में यानी कि हम हमारी रोज़ाना की लाइफ में केमिस्ट्री कहाँ कहाँ कैसे कैसे छोटी छोटी चीज़ों में यूज़ करते हैं। ऑलराइट, सो बहुत ही इजी सा प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है जिसको आज हमें कंप्लीट करना है, जिस सीक्वेंस के साथ एज यूजुअल हम लोग करते आए हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल्स, बट इस चैप्टर में हमारे पास एग्जाम्पल्स नहीं है। उसके बाद वील डिस्कस इन टेक्स्ट क्वेश्चंस एंड लास्ट में हम लोग एक्सरसाइज के भी सारे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो आई होप एवरीथिंग्स क्लियर टू यू। Let's get started with our last chapter. Alright, so here it goes in text questions as we discussed. So here is the in text question number 1, which says sleeping pills are recommended by doctors to the patients suffering from sleeplessness, but it is not advisable to take its doses without consultation with the doctor. Why? तो देखो बहुत ही इजी सा बेसिक सा क्वेश्चन है। नॉट इवन जस्ट स्लीपिंग पिल्स, एनी अदर पिल अगर आप उसको हायर डोज में ले रहे हो, यानी कि अगर आपको उसकी ज़रूरत ही नहीं है और आप जब भी उसकी इनटेक ले रहे हो, सो इट्स डेफिनेटली गोइंग टू बी हार्मफुल फॉर यू, है ना। डेफिनेटली उसके हार्मफुल इफेक्ट्स आपकी बॉडी पर शो होंगे। तो इसीलिए आप अगर कभी भी किसी भी प्रकार की कोई भी मेडिसिन लेते हो तो डॉक्टर की कंसल्टेशन डेफिनेटली इन्वॉल्व होनी चाहिए। ऑलराइट, सो दैट इज़ द बहुत बेसिक सा क्वेश्चन। इसका अगर एग्जैक्टली आंसर देखें तो वो भी आपको मिल जाएगा। एवरी क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किया जाएगा एंड वी हैव द एग्जैक्ट आंसर एज वेल। सो हियर इट इज, मोस्ट ड्रग्स व्हेन टेकन इन डोजेस हायर दैन recommended may cause harmful effects and sometimes may even lead to death। मतलब कि खत्म भी हो सकते हैं, मौत तक हो सकती है। ऑलराइट, इतना हार्मफुल कुछ डोजेस कुछ ड्रग्स होती हैं that they are so harmful that they can even lead to death। So always doctors should always be consulted before taking any drug or medicine। Alright, I hope this question is clear to you। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज आर इन टेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि 16.2, विच सेज with reference to which classification has the statement ranitidine is an antacid been given। तो हमने कुछ क्लासिफिकेशंस पढ़ी है, राइट। तो जो ये पर्टिकुलर स्टेटमेंट है ये किस क्लासिफिकेशन के बेस पर है और क्यों है। सो दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या होता है हम लोगों के पास एक पूरी रेंज होती है, राइट, पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स के। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको पेन किलिंग इफेक्ट चाहिए किसी दवाई से तो उन दवाइयों को हम लोग एनाल्जेसिक्स बोलते हैं, राइट। अगर आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को बिल्कुल ख़त्म करना है या स्लो डाउन करना है तो हम लोग एंटीसेप्टिक्स यूज़ करते हैं, राइट। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी एक पर्टिकुलर टाइप के चीज़ों के लिए, पर्टिकुलर टाइप की बीमारियों के लिए जो आप एक कॉमन नाम दे देते हैं ड्रग्स को, राइट। तो अगर रेनिटिडीन की बात की जाए तो वो एंटासिड्स क्यों है, क्योंकि वो एक्सेस एसिड जो कि हमारे स्टमक में फॉर्म होता है उसको रोकते हैं। ऑलराइट, सो दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एंटासिड्स। तो चलिए अगर एग्जैक्टली एक्सप्लेनेशन भी देखी जाए, सो द गिवन स्टेटमेंट रेफर्स टू द क्लासिफिकेशन ऑफ फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ द ड्रग। दिस इज बिकॉज एनी ड्रग that is used to counteract the effect of excess acid in the stomach is called an antacid, as we discussed earlier as well। exactly वही चीज़ बिल्कुल सही फॉर्म में आपको लिखी हुई मिली है। अगर आपको ये चीज़ें एग्जाम में लिखनी है तो आप इस लैंग्वेज में प्रेफर करेंगे। ऑलराइट, दिस इज लाइक यू कैन से दिस इज द बुकिश लैंग्वेज। ऑलराइट, चलिए थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, which is
वाई डू वी रिक्वायर आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स? तो हमें आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स क्यों चाहिए? सबसे पहली मिसकंसेप्शन जो होती है कि चीनी और मीठा सेम चीज़ होती हैं. दीज टू आर डिफरेंट थिंग्स. ऐसा ज़रूरी नहीं है. एवरीथिंग विच इज़ स्वीट इज़ शुगर. दिस इज़ टोटली इनकरेक्ट. ठीक है, किसी चीज़ का स्वीट होना और किसी चीज़ में शुगर होना, दीज आर डेफिनेटली टू डिफरेंट थिंग्स. ओके, तो हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स होते हैं. हमसे पूछा गया है कि वो हमें क्यों चाहिए. तो इसके जो सबसे प्रायर रीज़न है वो क्या है कि जो लोग डायबिटीज़ या ओबेसिटी यानी कि मोटापन या फिर डायबिटीज़, जिसको आम भाषा में हम लोग शुगर ही बोलते हैं डायबिटीज़ को, करेक्ट. तो अगर किसी को ये इस टाइप के डिजीज़ेज़ हैं तो उनको हाई कैलोरीज़ लेना मना होता है. उनके लिए हार्मफुल होता है इतनी ज़्यादा हाई कैलोरीज़ लेना, बिकॉज शुगर कंटेन्स हाई कैलोरीज. ऑलराइट, सो इसीलिए शुगर की इनटेक कम करने के लिए, इन शॉर्ट हम कह सकते हैं कि कैलोरीज की इनटेक कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं बताइए? आर्टिफिशियल स्वीटनिंग एजेंट्स यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल में आप कह सकते हैं एस्पर्टेम या एलिटेम. दीज आर द एग्जाम्पल्स. ओके, तो देख लेते हैं. A large number of people are suffering from diseases such as diabetes and obesity. So these people cannot take normal sugar, that is sucrose. Normal people नहीं ले सकते because उनको digest करने में problem होती है. It is a high calorie. Alright, so therefore artificial sweetening agents that do not add to the calorie content, calorie intake of a person are required. Examples हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, एस्पर्टेम एंड एलिटेम. सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू. अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है. सो इट सेज राइट द केमिकल इक्वेशन फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोडियम सोप फ्रॉम ग्लिसरील ओलिएट एंड ग्लिसरील पामिटेट. स्ट्रक्चरल फॉर्मूले हमको गिवन है. सो वी नो कि जो ग्लिसरल पामिटेट होता है वो होता है C15H31 COO होल थ्राइस C3H5, और जो ग्लिसरल ओलिएट होता है उसमें सिंपली C15H31 की जगह क्या होता है C17H33. अब हमको इसका सोडियम सोप बनाना है तो किसके साथ रिएक्ट कराएंगे? NaOH के साथ. तो चलिए इनका स्ट्रक्चर देखते हुए इसके साथ डील अगर किया जाए, सो वी हैव फर्स्ट ऑफ ऑल पामिटेट. ठीक है, तो चलिए पामिटेट का ग्लिसरॉल पामिटेट का स्ट्रक्चर बनाते हैं. सो दिस विल बी C15H31 COO होल थ्राइस और आगे था हमारे पास C3H5. ठीक है, अगर इसका स्ट्रक्चर बनाया जाए सो वी विल गेट C15H31 होल थ्राइस. चलिए C15 बार लिखना है. C15H31 एंड C15H31. ठीक है, इसके आगे हमको लगाना है कार्बोनिल ग्रुप. तो चलो लगा देते हैं COO, यहाँ पर भी COO और यहाँ पर भी COO. फर्दर आपको लास्ट में बेटा C3H5 कैसे लिखेंगे? सो दिस विल सिंपली बी CH2 CH2. ठीक है, तो ये हमने बना दिया ग्लिसरल पामिटेट. ये देखिए, ये हमने बना दिया ग्लिसरल पामिटेट. लेट्स राइट इट. सो दिस इज ग्लिसरल पामिटेट. ठीक है, अब जब आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे, बैलेंस्ड इक्वेशन लिख रहे हैं, जब आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे आपको क्या मिलेगा? ग्लिसरॉल मिलेगा और सोप मिलेगा. तो बेटा ग्लिसरॉल इज सिंपली CH2OH CHOH and again CH2OH. दिस इज आर ग्लिसरॉल. ये क्या है?
दिस इज ग्लिसरॉल। इसके अलावा हमको मिलेगा सोप। क्या मिलेगा बेटा? सोप। सोप का फॉर्मूला आएगा हमारे पास C15H31 COONA, ठीक है, बैलेंस्ड इक्वेशन। सो दिस इज आवर सोप। ये क्या है? दिस इज आवर सोप, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे हमने ग्लिसरॉल पामेटेट से, किससे? ग्लिसरॉल पामेटेट से हमने क्या बनाया है? ये बना लिया हमने सोप फ्रॉम ग्लिसरॉल पामेटेट। ऑलराइट, तो चलिए अब बात करते हैं सेकेंड पार्ट की, जिसमें हमको सोडियम ओलिएट से बनाना है। तो अब बात करते हैं सोडियम ओलिएट के बारे में, जो कि क्या होता है? C17H33 COO होल थ्राइस C3H5। बिल्कुल सिमिलर स्ट्रक्चर हमको बनाना है जैसा हमने ग्लिसरॉल पामेटेट के लिए बनाया था। तो चलिए अब की बार बस यहाँ पर क्या होगा? C17H33 आ जाएगा। C17H33 it was C17H33 and again C17H33, ठीक है। फिर से हमको कार्बोनिल ग्रुप COO and again COO, ठीक है। एंड लास्ट में फिर से C3H5 बचा है, उसको हम लोग बोल सकते हैं दैट CH2CH2, करेक्ट। ये यहाँ पर ऐसे कनेक्टेड है। तो ये हमने बना दिया ग्लिसरल ग्लिसरल ओलिएट, ठीक है। जब हम इसको फर्दर, सिंस सोडियम सोप बनाना है, तो किसके साथ रिएक्ट कराओगे? NaOH के साथ। जब आप इसको NaOH के साथ रिएक्ट कराएंगे तो फिर से आपको मिलेगा, पहले तो ग्लिसरॉल होगा अगेन CH2OH CHOH एंड अगेन CH2OH। ये तो आपने बना दिया ग्लिसरॉल। क्या बना दिया? ग्लिसरॉल। और इसके साथ आपको क्या मिलेगा? सोप मिलेगा, जो कि हमारा मेन मुद्दा था यहाँ पर। सो इट विल सिंपली बी C17H33 COONA, ठीक है। इसको हम लोग सोडियम ओलिएट भी बोल सकते हैं, सोडियम ओलिएट। ऑलराइट, दैट इज सोप, करेक्ट। सो हियर वी आर डन विद आवर क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमने सोडियम ग्लिसरॉल पामेटेट और ग्लिसरॉल ओलिएट से सोप फॉर्मेशन की है। सोडियम सोप की फॉर्मेशन की है बाय यूजिंग NaOH, करेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच सेज फॉलोइंग टाइप ऑफ नॉन आयनिक detergent. It is non-ionic. This is non. Let's correct it. This is non. ठीक है. So non-ionic detergents are present in liquid detergents, emulsifying agents and wetting agents. Label the hydrophilic and hydrophobic parts in the molecule. Molecule हमको given है और फर्दर हमको बताना है कि इसमें कौन कौन से फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट है। तो देखो, अगर फंक्शनल ग्रुप की बात की जाए, आई होप दिस इज विजिबल टू यू, और एल्स व्हाट वी कैन डू, दिस इज C9H19, दिस इज C9H19, ओके। आई होप दिस इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो सबसे पहले अगर फंक्शनल ग्रुप्स की बात की जाए तो देखो, हम देख सकते हैं कि यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है, यहाँ पर बीच में ऑक्सीजन लगा हुआ है, जिसके दोनों साइड्स पे, इस पर भी और इस एंड पर भी, एक तरफ एल्काइल ग्रुप है और एक तरफ अराइल ग्रुप है। हमको पता है कि जो ईथर्स होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला क्या होता है? ROR-। तो देखो बिल्कुल फॉलो कर रहा है। तो सबसे पहला तो हमको मिल गया है ईथर, करेक्ट। देखिए, पहले यहाँ पर एक अराइल ग्रुप प्रेजेंट है, फिर बीच में ऑक्सीजन और फिर एल्काइल ग्रुप, करेक्ट।
और अगर हम इस पार्ट को देखें, सो वी कैन से कि यहाँ पर प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप भी प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है यहाँ पर? प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप, एल्कोहलिक ग्रुप। तो देखो फंक्शनल ग्रुप्स तो हमने बता दिए, जो ये दोनों हैं वो यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। दूसरी बात हमको क्या बतानी थी कि हमको हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक पार्ट बताना है। तो देखो हमको पता है कि हाइड्रोफोबिक पार्ट कौन सा होगा, जो कि वाटर हीटिंग होगा, जिसको पानी से डर लगता है, यानी कि जो ऑयल और ग्रीस के साथ मिक्स होगा इन ऑर्डर टू मिसल फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा ये वाला पार्ट है वो कैसा है, वो यहाँ पर हाइड्रोफोबिक होगा। कैसा होगा ये? हाइड्रोफोबिक। दिस इज आवर हाइड्रोफोबिक पार्ट। और जो उससे आगे वाला पार्ट है, लेट्स यूज अ डिफरेंट कलर, दिस वन, जो हमारा ये वाला पार्ट है ये है हमारा हाइड्रोफिलिक पार्ट, यानी कि वाटर लविंग। हाइड्रोफिलिक पार्ट, हाइड्रोफोबिक एंड हाइड्रोफिलिक ही बताना है, करेक्ट। हाइड्रोफोबिक पार्ट एंड हाइड्रोफिलिक पार्ट। सो दिस क्वेश्चन इज डन एंड हियर यहाँ पर हमारे सारे इंटेक्स क्वेश्चन फिनिश होते हैं।